हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं आज आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट नोटिस के रिगार्डिंग कुछ डिस्कशन करने आई हूँ। ये नोटिस अभी सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया है। एक्चुअली ये जो नोटिस है ना, ये नोटिस सीबीएसई ने 10 जुलाई को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला है। और ये नोटिस उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो बच्चे अभी 2026 और 2027 यानी ये वाला जो सेशन है, इसमें या तो वो 9th क्लास में है या फिर अभी वो 10th क्लास में है। तो 9th और 10th यानी जो सेकेंडरी क्लासेस हैं हमारी, इन क्लासेस में जो इस साल जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए ये वाला नोटिस जो है उसमें क्या लिखा है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक्चुअली ये नोटिस जो है वो गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 लैंग्वेज स्कीम फ्रॉम अकेडमिक सेशन। यानी कि ये अकेडमिक सेशन जो है 2026-27 वाला जो अकेडमिक सेशन है, यानी इस साल जो बच्चे 9th और 10th क्लास में पढ़ रहे हैं उनके लिए कुछ गाइडलाइंस सीबीएसई ने जारी की हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। किसके रिगार्डिंग? 3 लैंग्वेज स्कीम के रिगार्डिंग। 3 लैंग्वेज स्कीम। अब ये स्कीम क्या है ये हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो सीबीएसई ने इस नोटिस में जारी की हैं। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें 3 लैंग्वेज फार्मूला के बारे में बात की गई थी। 3 लैंग्वेज फार्मूला बेसिकली ये था कि हर बच्चे को जो है वो 3 लैंग्वेजेस जो हैं वो अपनी पढ़नी ही पढ़नी है। मतलब सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो है वो 3 लैंग्वेज जो हैं वो बच्चे को पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, तो वो जो 3 लैंग्वेजेस हैं एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग, वो उनमें ये बताया गया था कि उसमें से 2 लैंग्वेज जो हैं वो कम से कम इंडियन लैंग्वेज यानी नेटिव लैंग्वेज होनी चाहिए। मतलब जो 3 लैंग्वेज बच्चे को पढ़नी है उसमें से आपकी 2 लैंग्वेज तो कम से कम क्या होनी चाहिए? नेटिव लैंग्वेज होनी चाहिए, यानी भारतीय भाषा होनी चाहिए। ठीक है, अब ये क्यों बोला सीबीएसई ने एनईपी 2020 में? क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चा जो है उसका एक संतुलित विकास हो, यानी बच्चे का एक बैलेंस्ड डेवलपमेंट हो, जहाँ पर वो कुछ नई नई भाषा सीखे। वो भाषा सिर्फ मतलब उसे एक सब्जेक्ट के तौर पे नहीं पढ़नी है, बल्कि एक स्किल के तौर पर अपने अंदर डेवलप करनी है। ठीक है, यानी उसका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए उस भाषा को सीखते वक्त वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होना चाहिए और उसके फ्यूचर के डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर हम कहें तो बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो है बच्चे को भाषाएं सीखनी चाहिए, ऐसा सीबीएसई का मानना था। इसलिए उन्होंने एनईपी 2020 में ये वाला जो है पॉइंट इंक्लूड किया था, 3 लैंग्वेज पॉलिसी वाला। ठीक है, ये जो नोटिस जो सीबीएसई ने डाला है वो स्पेशली जो बच्चे अभी मध्य स्तर पर हैं, यानी जो सेकेंडरी स्टेज में हैं, यानी कि सेकेंडरी स्टेज का मतलब है जो अभी 9th और 10th में है इस साल, उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है और उनके लिए समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये पॉलिसी आखिरकार है क्या। जो बच्चे 9th और 10th में हैं उनके लिए ये जो 3rd लैंग्वेज है, वो 3rd लैंग्वेज का विस्तार होना यानी डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये जो नोटिस है वो सीबीएसई ने डाला है। ठीक है, तो बेसिकली जो नोटिस है इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। पहली बात तो ये बोला गया है कि जो नेटिव लैंग्वेज है, नेटिव इंडियन लैंग्वेज, वो कंपलसरी होनी चाहिए। यानी जो 3 लैंग्वेजेस हैं उन 3 लैंग्वेजेस में 2 लैंग्वेजेस तो आपकी होनी चाहिए इंडियन लैंग्वेज यानी भारतीय भाषा होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप सपोज़ गैर मूल भाषा यानी कि नॉन नेटिव लैंग्वेज चुनते हो उसकी भी आपको अनुमति है। ठीक है, अगर आपकी कोई 2 भाषा इंडियन है तो आप तीसरी भाषा अपनी क्या ले सकते हो? नॉन नेटिव ले सकते हो, यानी इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश ये हो सकती हैं। ठीक है, और इसके लिए आपको अच्छा खासा टाइम दिया जाएगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ये चेंज जो है वो बहुत अचानक से आ जाएगा, नहीं। स्कूलों को ये नोटिस भेजा गया है ताकि स्कूल जो है वो इसके अकॉर्डिंगली अपने इस वाले सेशन को प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, अच्छे से बच्चों को गाइडलाइंस के बारे में बता सकें ताकि आने वाला जो नया सेशन होगा उसमें बच्चे इस 3 लैंग्वेज पॉलिसी को बहुत अच्छे से फॉलो कर पाएँ। ठीक है, तो 10th जो बच्चे इस साल 10th में हैं उनके लिए क्या बड़ा चेंज है इस पॉलिसी में, तो वो देखने की ज़रूरत है कि वैसे तो जो बच्चे इस बार 10th में हैं उनके लिए कोई ज़्यादा बड़ा जो बदलाव है वो देखा नहीं जा रहा। यानी कि जो बच्चे इस साल 10th में हैं, जो बच्चे बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी जो है वो इस साल लागू नहीं होगी। ठीक है, कोई बदलाव नहीं होगा। उनकी जो 2 भाषाएं वो पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश, वही भाषा जो है वो इस साल वो उसी में बोर्ड एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, उनके लिए कोई तीसरी लैंग्वेज चुनने की कोई भी आवश्यकता उन्हें नहीं है। लेकिन जो बच्चे इस साल 10th में हैं, ठीक है, उनके लिए ये नियम है कि उन्हें तीसरी लैंग्वेज चुनने के लिए नहीं बोला जाएगा इस बार। वो सिर्फ अपनी जो भी पहले से जो पुरानी जो रूल रेगुलेशंस हैं कि हिंदी इंग्लिश 2 आपको पेपर देने हैं लैंग्वेज के, तो वही देने हैं। ठीक है, लेकिन जो बच्चे इस बार 9th में हैं उनके लिए ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला यानी 3 लैंग्वेज पॉलिसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एक तो उन्हें 3 भाषाएं पढ़नी ही पढ़नी है।
ठीक है, इस साल जो बच्चे 9th में हैं, ठीक है, तो बस कंडीशंस चेंज हो जाएंगी, क्योंकि अब ये फर्स्ट ऐसा बैच है 2026-27 वाला जिससे ये जो है 3 लैंग्वेज पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट की जा रही है। तो यहाँ पर आपको सारी रियायतें सीबीएसई के थ्रू दी गई हैं स्कूल्स को, ताकि वो आराम से जो है बच्चों को इसके बारे में समझा पाएँ और ये बता पाएँ कि किस तरीके से ये जो पॉलिसी है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए जो क्लास 9 में जो बच्चे हैं उन्हें इस बार 3 लैंग्वेजेस पढ़नी ही पढ़नी है। उनमें से 2 लैंग्वेज तो कम से कम जो है इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है कि सपोज़ अगर पहली सिचुएशन ये है कि अगर बच्चा 2 भारतीय भाषाएं चुनता है, यानी कि वो 2 अपनी इंडियन लैंग्वेजेस चुनता है, जैसे सपोज़ उसने हिंदी ले ली और एक तमिल ले ली, तो जो तीसरी लैंग्वेज होगी ना वो कोई अन्य भारतीय भाषा ले सकता है, वो कोई और ले सकता है जो भी भारतीय भाषा है, या फिर उसके अलावा जो भी आपकी नॉन नेटिव लैंग्वेज है इंग्लिश और फ्रेंच उन्हें भी चुन सकता है। ठीक है, दूसरी सिचुएशन ये है कि सपोज़ बच्चे ने एक तो नेटिव लैंग्वेज ले ली, मतलब एक भारतीय भाषा ले ली, और एक नॉन नेटिव लैंग्वेज ले ली, जैसे एक उसने तमिल ले ली और दूसरी इंग्लिश ले ली, तो तीसरी लैंग्वेज वो कोई भी भारतीय भाषा यानी कि इंडियन लैंग्वेज चुन सकता है। तीसरी कंडीशन यहाँ पर यह है कि सपोज़ बच्चे ने दोनों ही नॉन नेटिव लैंग्वेज चुनी है, यानी इंग्लिश और फ्रेंच, उसे इंग्लिश और फ्रेंच दोनों लैंग्वेज पढ़नी है। ठीक है, लेकिन उसके पास फिर यहाँ पर ये छूट हो जाएगी कि अगर वो दोनों ही नॉन नेटिव लैंग्वेजेस को जारी रखना चाह रहा है तो फिर उसे एक जो है वो यहाँ पर भारतीय भाषा लेनी पड़ेगी थर्ड लैंग्वेज के तौर पे। ठीक है, आई होप ये जो तीनों कंडीशंस हैं जो 9th क्लास के बच्चे जो इस 2026 और 27 वाले सेशन में हैं इस साल, उनके लिए तीनों कंडीशंस जाननी बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही वो 10th क्लास में आगे कंटिन्यू कर पाएंगे इन भाषाओं को। ठीक है, अब जब ये भाषा बच्चे 9th क्लास में चुनेंगे तो उसके बाद उनका मूल्यांकन कैसे होगा, मूल्यांकन यानी कि असेसमेंट कैसे होगा इन लैंग्वेजेस का, उसके लिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो पहली बात तो सीबीएसई ने बहुत ही फ्लेक्सिबल जो है वो पूरा पॉलिसी को रखा है कि सब कुछ स्कूल्स पे छोड़ दिया है। मतलब जो सीबीएसई स्कूल्स हैं उनको पूरी छूट है कि वो जो है अपने हिसाब से थर्ड लैंग्वेज का जो है परीक्षण यानी कि असेसमेंट कर सकते हैं, अपनी खुद की कोई पॉलिसी से वो जैसे चाहें वैसे वो थर्ड लैंग्वेज का असेसमेंट कर सकते हैं। जो बच्चे ने थर्ड लैंग्वेज चुनी है उसका कैसे असेसमेंट होगा, कैसे बच्चे को उसके ऊपर मार्क्स दिए जाएंगे, या फिर हम कैसे चेक करेंगे कि बच्चा जो है वो थर्ड लैंग्वेज को अच्छे से सीख पा रहा है, तो ये सब कुछ जो है वो सीबीएसई स्कूल्स अपने आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। कोई बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी, मतलब अगर बच्चे जो इस बार 10th में हैं उन्हें तो इसकी कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन सपोज जो बच्चे 9th में हैं वो अगले साल 10th में जाएंगे तो उन्हें ये 3 लैंग्वेजेस जो वो 9th में ऑलरेडी चुन चुके हैं वही उन्हें कंटिन्यू करनी है 10th में। लेकिन 10th में उन्हें टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उनकी कोई बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी, मतलब कोई बोर्ड एग्जाम अभी तक सीबीएसई ने इसके लिए लागू नहीं किया है। मतलब 2027-28 में 10th में जो बच्चे होंगे उनके लिए जो थर्ड लैंग्वेज होगी उसका कोई भी बोर्ड एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर 10th में जो बच्चे जाएंगे अगली साल, यानी जो 9th में अभी बच्चे हैं वो नेक्स्ट ईयर जो 10th में जाएंगे, तो उनके लिए प्रमाण पत्र यानी कि अगर उन्हें स्कूल पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए अपनी 10th की मार्कशीट के साथ, क्या चाहिए, स्कूल पासिंग सर्टिफिकेट होता है एक जो 10th के डॉक्यूमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो अगर उन्हें ये 10th में चाहिए स्कूल पासिंग सर्टिफिकेट तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उन्हें थर्ड लैंग्वेज जो है उसका असेसमेंट क्लियर या क्वालिफाई करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, सपोज़ अगर 9th में बच्चा किसी भी रीज़न से, जैसे यहाँ पे दे रखा है, किसी भी रीज़न से वो थर्ड लैंग्वेज पास नहीं कर पाता, जो भी असेसमेंट के क्राइटेरिया स्कूल ने बनाए होते हैं उन क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहा वो बच्चा, तो उसे हम 10th में जाने से नहीं रोक सकते, 10th में वो प्रमोट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 10th में जाने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा और कंपलसरी हो जाएगा बच्चे के लिए कि उसे अब असेसमेंट क्वालिफाई करना पड़ेगा ही पड़ेगा थर्ड लैंग्वेज का। जो थर्ड लैंग्वेज उसने चुनी है उसका असेसमेंट उसे क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो उसके जो बाकी के जैसे स्कूल जो वो देता है यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं है ना, मार्कशीट वगैरह होता है, तो उसके साथ एक पासिंग सर्टिफिकेट भी स्कूल प्रोवाइड करता है, तो वो पासिंग सर्टिफिकेट जो है उसे नहीं दिया जाएगा अगर बच्चे ने थर्ड लैंग्वेज का असेसमेंट क्लियर नहीं किया तो। ठीक है, एज़ पर सीबीएसई रूल्स। ठीक है, तो ये 9th वालों के लिए है। अच्छा, अब आगे देखते हैं जो बच्चे 6th 7th और 8th क्लास में हैं उनके लिए क्या नियम है। तो जो बच्चे अभी इस साल 7th और 8th में हैं, ठीक है, और आगे जब वो 9th 10th में जाएंगे तो जो भी भाषा वो अभी इस स्तर पर चुन रहे हैं वही भाषा, तीनों भाषाएं उन्हें जारी रखनी पड़ेंगी। ठीक है, क्या करनी पड़ेंगी, जारी रखनी पड़ेंगी। ठीक है, यानी कि अभी अगर बच्चा इस स्टेज पे 7th और 8th क्लास में कोई 2 गैर मूल भाषाएं पढ़ रहा है, मतलब जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सपोज उसने कोई 2 नॉन नेटिव लैंग्वेज ले ली, इंग्लिश और फ्रेंच, तो उसे एक इंडियन लैंग्वेज जो है वो जोड़नी ही पड़ेगी उसमें थर्ड लैंग्वेज के तौर पे, और वही उसे आगे जारी रखनी पड़ेगी। लेकिन उनके लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। मतलब अभी जो बच्चे 7th में हैं 8th में हैं और जो भी वो लैंग्वेज चुनेंगे जब वो 10th में जाएंगे, तो 10th में जब वो जाएंगे तो उन्हें उसके लिए कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बच्चे इस साल 6th में हैं, ठीक है, तो उन्हें ये कैसे उनके लिए ये जो
3 लैंग्वेज पॉलिसी है वो किस तरीके से वर्क कर रही है कि उन्हें पहली बात तो 3 लैंग्वेज चुननी ही चुननी है, लेकिन ये उनके लिए कंपलसरी है कि उन्हें उसमें से 2 भाषाएं भारतीय ही चुननी है, यानी 2 नेटिव लैंग्वेज उनकी होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरी जो भाषा है वो कोई भी नॉन नेटिव लैंग्वेज वो ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, फ्रेंच, स्पेनिश, जो भी वो चाहते हैं, लेकिन पहली 2 भाषा उन्हें इंडियन ही लेनी पड़ेंगी, मतलब इंडियन लैंग्वेजेस ही लेनी पड़ेंगी, ठीक है। अब ये जो बैच है, यानी अभी जो बच्चे 6th में हैं, जब वो 10th में जाएंगे, यानी आज से 4 साल बाद, तो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई जो है, इन बच्चों को 10th में जाने के बाद जो इनकी 3rd लैंग्वेज है उसकी बोर्ड परीक्षा देनी होगी। यानी कि अभी ये जो रूल है बोर्ड परीक्षा का वो 6th, 7th, 8th, 9th, यानी ये जो बच्चे इन क्लासों में हैं इस साल, उनके लिए ये रूल नहीं है कि उन्हें कोई भी सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम नहीं देना 3rd लैंग्वेज के लिए। लेकिन जो बच्चे अभी 6th में हैं तो वो 4 साल बाद 10th में जाएंगे, तो 4 साल बाद जब वो 10th में जाएंगे तब उन्हें अपनी 3rd लैंग्वेज के लिए बोर्ड परीक्षा देनी पड़ेगी, क्योंकि उनके लिए स्ट्रिक्ट रूल है कि जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी है वो अब जो बच्चे 6th क्लास में हैं उनके लिए यहाँ से बिल्कुल पूरी तरीके से लागू होगी, यानी उन्हें 2 भारतीय भाषाएं चुननी ही चुननी है और वो तीसरी कोई भी अदर लैंग्वेज चुन सकते हैं, ठीक है। और जो वो भारतीय भाषा होंगी वो आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो 22 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, उनमें से ही आपको चुननी होंगी, और इन 22 लैंग्वेजेस में आपको जो है बुक भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी एनसीईआरटी के थ्रू, ठीक है। तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, तो सीबीएसई सारे रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल कराएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ यहाँ पर जो है वो छूट दी गई हैं, जैसे जो बच्चे स्पेशल चाइल्ड हैं, मतलब डिसेबल्ड जो बच्चे हैं, तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के थ्रू जो 2016 में लागू किया गया था उसके अकॉर्डिंग वो जो बच्चे डिसेबल्ड हैं वो अपने अकॉर्डिंग जो है 3rd भाषा चुन सकते हैं, मतलब या वो चाहते हैं कि वो 3rd लैंग्वेज लें तो ले सकते हैं, जो भी लैंग्वेज लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, अगर नहीं भी लेना चाहते तो वो उन पर मतलब उनको पूरी छूट है, ठीक है। सपोज़ जो बच्चे भारत के बाहर पढ़ रहे हैं, मतलब भारत के बाहर तो पढ़ रहे हैं लेकिन वो सीबीएसई स्कूल्स में ही पढ़ रहे हैं, तो उन्हें भी पूरी छूट है कि वो 3rd लैंग्वेज जो है उनके लिए ऐसे कोई कंपलसरी नहीं है कि उन्हें 3rd लैंग्वेज जो है वो कोई भी भारतीय भाषा ही चुननी पड़े, और वो अपने अकॉर्डिंग चुन सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वो इंडिया से बाहर रह रहे हैं, तो उनके लिए जो नॉन नेटिव लैंग्वेज होगी वो कौन सी होगी, इंडिया की होगी, है ना। तो उनके लिए ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि 3rd लैंग्वेज उन्हें इंडिया की ही चुननी है, वो अपने हिसाब से चुन सकते हैं। सपोज़ जो बच्चे विदेश से इंडिया वापस आए हैं, यानी जो पहले फ़ॉरेन में रहते थे अब वो इंडिया में सीबीएसई स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उनको भी पूरी छूट है, ठीक है, कि वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो भाषा चुन सकते हैं, तीसरी भाषा, ठीक है। अब जो बच्चे या जो परिवार, सपोज़ जिन बच्चों के परिवार राज्य बदल के किसी दूसरे राज्य में चले गए हैं, तो वो इंडिया में लेकिन उन्होंने राज्य बदल दिया, ठीक है, तो जिस भी स्टेट में वो पहले थे और जिस स्कूल में वो बच्चा पहले पढ़ता था उसने उस स्कूल में जो भी लैंग्वेज चुनी है 3 लैंग्वेजेस उनको वो जारी रख सकता है अपने न्यू स्कूल में, ठीक है। तो उसके लिए उसे पूरी छूट है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो नए स्कूल में गया है तो अब वो जो नया स्कूल है वो उसे अपने अकॉर्डिंग बोलेगा कि आप ये भाषा चुनो, नहीं, जो भाषा वो ऑलरेडी पहले स्कूल में चुन चुका है वही भाषा वो जारी रख सकता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब शिक्षक संसाधन एंड सीबीएसई का समर्थन। अब ये है कि ये जो पॉलिसी है चलो हमने लागू कर दी, बच्चों ने लैंग्वेजेस भी चूज़ कर ली कि कौन कौन सी लैंग्वेज उन्हें पढ़नी है, तो लेकिन उसके लिए जो है फ्लेक्सिबल स्टाफ का होना भी ज़रूरी है, तभी तो वो उन बच्चों को वो स्किल के बारे में सिखा पाएगा, वो लैंग्वेज के बारे में सिखा पाएगा, तभी वो बच्चे अपना हॉलिस्टिक डेवलपमेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो सीबीएसई ने पूरी छूट दी है, ठीक है, सीबीएसई स्कूल्स को कि वो या तो अभी जो प्रेजेंट में जो टीचर्स उनके स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो भी इसमें सहयोग कर सकते हैं, जो टीचर ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं वो भी सहयोग कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स हो गए, या फिर जो इंटर स्कूल्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं सहोदय कलेक्टर्स, जो इंटर स्कूल्स यानी अलग अलग जो सीबीएसई स्कूल्स के बीच में एक मतलब एक मीडिएटर होता है, तो उनकी हेल्प से भी हम इसको जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, है ना। टीचर चाहे तो वर्चुअल या हाइब्रिड टीचिंग कर सकता है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको बच्चे को स्कूल में ही रहकर लाइव जो है वो ये लैंग्वेज पढ़ानी है, आप अगर चाहते हो मतलब आप स्कूल जो है अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर चाहता है तो वो ऑनलाइन क्लासेस भी रख सकता है, हाइब्रिड मोड में भी बच्चों को पढ़ा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है वो ये है कि जो टीचिंग होनी चाहिए वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, बच्चे को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो कोई बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ रहा है या फिर चीज़ें रट रहा है, क्योंकि रटने से उसके अंदर ये डेवलपमेंट यानी उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। वो रट के असेसमेंट को पार तो कर लेगा, आप जो असेसमेंट क्राइटेरिया दोगे रट के उसने अगर वो क्लियर कर भी लिया, लेकिन उससे उसका कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, मतलब उसके अंदर वो स्किल डेवलप नहीं हुई, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए हमें बच्चे को एक बहुत ही जॉयफुल इन्वायरमेंट में और मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में ये चीज़ें पढ़ानी है, समझानी है, ये लैंग्वेज को बताना है, ताकि उनको इसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो उनका क्रिएट हो, उन्हें ये ना लगे कि वो कोई नॉर्मल जैसा सब्जेक्ट पढ़ते हैं अपने क्लासरूम में बोरिंग सा वही पढ़ रहे हैं और चीज़ों को रट रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए सीबीएसई ने पूरी छूट दी है स्कूल्स को
निजी स्कूल्स को, गवर्नमेंट स्कूल्स को, कि आप जिस भी तरीके से चाहते हो मूल्यांकन करना, असेसमेंट करना, पढ़ाना, पूरी छूट है, आप पे डिपेंड करता है कि आप जिस तरीके से चाहते हो बच्चे को पढ़ाओ, लेकिन बच्चे को उसमें इंटरेस्ट आना चाहिए और बच्चे का स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो सीबीएसई का पूरा समर्थन है ताकि बच्चे के अंदर क्षमता का निर्माण हो सके। ठीक है, क्षमता निर्माण हो, ना कि वो कोई चीज़ें रट के सीख रहा है ना। अब आगे देखते हैं, आगे इसीलिए जो सीबीएसई है उन्होंने यहाँ पे कुछ साइट भी प्रोवाइड की हैं कि बच्चे को अगर ये प्रॉब्लम है कि हमें रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे, तो रिसोर्सेज की बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रिसोर्सेज आपकी एनसीईआरटी की और सीबीएसई की साइट्स पर जो है वो अवेलेबल हैं। जैसे आपको अगर जो थर्ड लैंग्वेज है, अगर आपने भारतीय भाषा चुनी है 22 भाषाओं में से, तो उनकी बुक्स जो है वो आपको www.ncrt.nic.in इस साइट पे जाके सारी बुक्स अवेलेबल हैं, आप जाके वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है, असेसमेंट का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए क्लास 9 के लिए, स्पेशली थर्ड लैंग्वेज के लिए, ठीक है, वो इस साइट पे जाके हमें दे रखा है। वैसे मैं बता ही चुकी हूँ आपको कि क्या क्राइटेरिया है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमें सीबीएसई के ही अकॉर्डिंग चलना है, सब कुछ सीबीएसई ने जैसे जैसे डिसाइड किया है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि किस तरीके से असेसमेंट करनी है, स्कूल्स को कन्फ्यूजन हो रही है, तो वो जाकर यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से वो 9th क्लास के बच्चों के थर्ड लैंग्वेज का असेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके रिगार्डिंग, तो आप इस साइट पर जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो जान सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी है उसका बेसिक जो रोल है, यानी उसका जो बेसिक मोटिव है वो ये है कि बच्चे को हमें उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट करनी है, उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। ठीक है, हमें उसके लिए और सब्जेक्ट्स बढ़ाकर उसके ऊपर कोई और ज़्यादा बोझ, स्ट्रेस और प्रेशर नहीं देना, बल्कि उसे एक जॉयफुल इन्वायरमेंट में हमें कुछ नई चीज़ें सिखानी है, ताकि उस बच्चे को भी आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिले और कुछ नई चीज़ सीखने के लिए वो हमेशा तत्पर रहे। ठीक है, तो बस यही था इस नोटिस में, जो नोटिस सीबीएसई ने 10 जुलाई को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया है। तो जो भी चीज़ें इसमें मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर की हैं, आई होप आपके लिए हेल्पफुल हों, आपको समझ में आए, स्पेशली जो बच्चे इस साल 9th एंड 10th में हैं, और स्पेशली जो 9th में हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है ये वीडियो। तो वो इसको देखें, समझें और बहुत सोच समझ के जो है थर्ड लैंग्वेज वो चुनें, ताकि वो जो लैंग्वेज है वो उनके फ्यूचर को डेवलप करने में उनकी हेल्प करें। ठीक है, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे और सीबीएसई से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वो मैं आपके लिए ला सकूँ। थैंक यू सो मच।